हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को मेरा जो फर्स्ट वीडियो था इंटीग्रेशन का, उसमें देखना कि इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक प्रोसेस था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, और नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों हो जाने के बाद इंटीग्रेशन का एक सेंस तुम लोगों को अंदर में आ जाएगा, ठीक है। और उसके आगे हम लोग स्पेशल इंटीग्रल करेंगे। स्पेशल इंटीग्रल मेरे हिसाब से उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट ये दोनों को पहले समझना होगा और तुम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करके जो सेंस है उसको बढ़ाना होगा, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को स्पेशल इंटीग्रल में इंटरेस्ट आएगा। तो उससे पहले ये चीज़ हम लोग को करना होगा। तो आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो किसी भी नया चीज़ पढ़ने से पहले एक चीज़ हमेशा हम लोगों को दिमाग में आता है कि इसका ज़रूरत क्या है। पहले तो अच्छा ही हो रहा था, मतलब इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करके। तो अभी उसमें क्या प्रॉब्लम आ गया कि हम लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट, है ना। तो किसी भी चीज़ इन्वेंशन होने के लिए पहला तो यही है कि उससे पहले जो बना है उसका कुछ लिमिटेशन है, और इसीलिए हम लोग को कुछ नया चीज़ खोजना पड़ा उसको ठीक करने के लिए, मतलब उसका जो लिमिटेशन है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अभी देखो, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन का, उसका कुछ लिमिटेशन है। अगर हम लोग को कोई क्वेश्चन डायरेक्टली कोई स्टैंडर्ड फार्मूला से नहीं दिखेगा एग्जाम में, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ही जो सोल्यूशन है वही देता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और उस क्वेश्चन के थ्रू में मैं पूरा कंसेप्ट तुम लोगों को समझाऊंगा कि कैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वर्क करता है और इसको आगे हम लोगों को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो, 2 + 3x होल टू दी पावर 6 dx जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर एक क्वेश्चन 2 + इंटीग्रेशन 2 + 3x होल टू दी पावर 2 रहता और dx, और 2 + 3x होल टू दी पावर 3 रहता, तो तुम लोग इसको आसानी से कर देते। इसको पहले एक्सपांड कर लेते और उसके बाद उसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करके तुम लोग इसको कर लेते, जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे। बट प्रॉब्लम क्या है, इधर जो पावर है ना वो 3 से ज़्यादा है, और हम लोग के पास 3 से ऊपर कोई फार्मूला नहीं होता है, मतलब जो याद हम लोग को रहता है ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि मैं बाइनोमियल को यूज़ करके इसको एक्सपांड कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोसेस को उतना फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि इसको आसानी से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते खोल के एक्सपांड करके। तो देखो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है x⁴n का, और जिसका आंसर आता है x⁴n dx का, x⁴n + 1 बाई n + 1 + c, जहाँ पर n क्या है, एक कांस्टेंट नंबर, और x क्या है, एक वेरिएबल। तो उस फॉर्म में तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जो 6 है वो कांस्टेंट है और जो x का प्लेस है वो लिया है 2 + 3x। तो इसमें तो कोई हम लोगों के पास कोई डाउट नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम लोग क्या इस फॉर्मूला को अप्लाई करके इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि 2 + 3x होल टू दी पावर 6 + 1 बाई 6 + 1 + c। क्या हम लोग इसको यूज़ करके ऐसे लिख सकते हैं जैसे डेरिवेटिव में करते थे ना। अगर मान लो तुमको दे दिया कि ddx ऑफ x 2x + 3 का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते थे, x⁴n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते थे। तो क्या हो जाता, 2 × 2x + 3 टू दी पावर 2 - 1 मतलब 1, और इसके बाद x के जगह में जिस फॉर्मूला तुम यूज़ कर रहे हो ddx ऑफ x⁴n, उसमें x के जगह में जो बैठा है उसका डेरिवेटिव, मतलब इधर डेरिवेटिव ऑफ 2x + 3। यही तो रूल था ना, इसको भी बोलते हैं चेन रूल। तो उधर से आ जाएगा तुम्हारा 2 × 2x + 3, और 2x + 3 का डेरिवेटिव होगा 2, क्योंकि 3 का 0, तो अल्टीमेट आंसर हो जाता है 4 × 2x + 3। देखो, ये डेरिवेटिव का एक बहुत आसान तरीका था हम लोगों के पास इसको सॉल्व करने का बाय यूजिंग चेन रूल। बट इस तरीके का कोई तरीका इंटीग्रेशन में रहता तो बहुत अच्छा होता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई तरीका नहीं है इंटीग्रेशन में कि तुम चेन रूल जैसा कुछ यूज़ करके इजीली कर देंगे, ठीक है। तो मतलब बट हम लोग कुछ इस टाइप का ही जुगाड़ लगाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो वो कैसे करेंगे। तो मेरे पास जो फार्मूला है वो है x⁴n का। तो अभी देखो, जैसे मैंने डेरिवेटिव में समझाया इस कंसेप्ट को,
सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ जो x का प्लेस है, अच्छे से देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो x का प्लेस है वो क्वेश्चन में कौन लिया है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, देखो 2 + 3x, इसने x के जगह ले लिया। तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, इसका जो डेरिवेटिव, इसका जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है उसको लगा दो, तो क्या आंसर आएगा, इसका जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है उसको अगर लगा देंगे आँख बंद करके तो इसका आंसर क्या आएगा, बाई सेवन। बट प्रॉब्लम क्या है ना, जो फार्मूला है उसमें जो x है उसका डेरिवेटिव होता है 1, और जो क्वेश्चन जो फार्मूला में ऑलरेडी है, मतलब उसको तुम ऐसे मान सकते हो x⁴ 1 × 1 dx, ठीक है। बट इधर क्या है, 2 + 3x का डेरिवेटिव सेम नहीं है, इसका डेरिवेटिव 1 तो नहीं है, 2 + 3x का डेरिवेटिव क्या है 3। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूला के साथ एडजस्ट करने के लिए इस 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा डिवाइड और +c। तो यही है फंडा, जो x के प्लेस में जो फार्मूला मैं यूज़ करूँगा उसमें x के जगह में जो बैठेगा, मतलब जो कांस्टेंट नंबर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे सीधा, रूल यही है, ठीक है। अगर मान लो मैं ऐसा एक क्वेश्चन दे देता, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2, नॉट 2, मैं जस्ट को स्टार करके मार्क कर रहा हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए कि sin 5x dx, इसका आंसर क्या होगा। तो मुझे क्या रूल अप्लाई करना पड़ेगा, मैं जो मैंने अभी सिखाया उसके हिसाब से sin 5x का पहले फार्मूला अप्लाई कर दो, लाइक sin x जैसा, तो आंसर होगा क्या -cos 5x, ठीक है। बट उसके बाद x के जगह में कौन बैठा है 5x, तो इसका डेरिवेटिव करो तो आंसर क्या आता है 5x का 5, उसको फिर डिवाइड कर दो, बस इतना ही सिंपल है। बट अगर इतना ही सिंपल होता तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता, लेकिन इसका भी कुछ लिमिटेशन है। और लिमिटेशन क्या है कि जो फार्मूला तुम कंपेयर कर रहे हो उसका x के जगह में जो क्वेश्चन में बैठा है उसका डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट नंबर आता है तब तक इस टाइप का डिवीज़न वाला मेथड काम करेगा, उसके बाद डिवीज़न वाला मेथड काम नहीं करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तब तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है 2 + 3x² होल ⁴ 7 dx। तो बहुत सारे बच्चे का तो अभी कंसेप्ट के हिसाब से आंसर यही आएगा 2 + 3x² ⁴ 7 + 1 मतलब 8, मैं इसको 8 ही लिख देता हूँ, बाई इसका डेरिवेटिव क्या है 6x। जिसको नहीं आ रहा डेरिवेटिव उस डिफरेंशिएशन का वीडियो देखो या तो करो अपने आप से, उसके बाद इस क्लास करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बाई 6x + c, ये आंसर आना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि इधर ऐसा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसको तुम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। जब रीज़न बहुत सारा है, मैं अभी के लिए नहीं बताऊंगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली मैं अगर उसको बता दूंगा तो। बट अभी के लिए तुम लोग इतना ही समझो कि इसका डेरिवेटिव अगर कोई वेरिएबल में आएगा ना, मतलब मान लो कि ax, x², x³ कुछ इस टाइप का, तो तब इसका आंसर ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते। अगर ऐसे लिखोगे तो बिल्कुल 0 मिलेगा, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल रॉन्ग है, तो ऐसे नहीं होता। तो इसी के लिए तो हम लोग को इस प्रोसेस को सीखना पड़ेगा ना धीरे धीरे। बट मैं एक कंसेप्ट तो अभी तक के लिए क्लियर कर दिया कि अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिखेगा इंटीग्रेशन में जिसका मैं नियरेस्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ उसका x के जगह में ऐसा कोई फंक्शन बैठा है जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर है, तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूँ फॉर क्लियरिटी के लिए, जैसे मान लो e⁴ 3x dx, तो इसका नियरेस्ट फार्मूला क्या है e⁴x, तो मैं e⁴x वाला फार्मूला पहले यूज़ कर देता हूँ e⁴ 3x + c। बट द थिंग इज द प्लेस ऑफ x इज टेकन बाई 3x, तो 3x का डेरिवेटिव क्या है 3, तो उसको क्या करना होगा डिवाइड, बस इतना ही सिंपल है, ठीक है। बट हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेंगे और उसी प्रोसेस का नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो उसमें कैसे काम करता है मेथड। मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ, यही क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो उसमें भी आंसर सेम ही आएगा, बट तुम लोगों को क्या ध्यान में रखना होगा कि इस प्रोसेस को समझना होगा, इसका बेसिक्स कैसे काम कर रहा है, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आगे में हम लोग को हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखो पहले मैं क्या लिखता हूँ कि पुटिंग, इसको मैं रिप्लेस करूँगा 2 + 3x =
टी एक नया वेरिएबल है, तुम इसके टी भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, तुम्हें जो मन है वही ले सकते हो, एक्स को छोड़ के। एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में है तो एक्स को हम नहीं ले सकते। तो अभी देखो क्या करना है, अभी मैं अगर इसको चेंज करूंगा सम को तो टी टू दी पावर 6 हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना, तुम खाली टी टू दी पावर 6 करके इसको dx नहीं लिख सकते, क्योंकि टी एक अलग वेरिएबल है, एक्स एक अलग वेरिएबल है, तो दोनों को तो सेम करना होगा ना। जब टी लिखोगे तो dx को भी चेंज करना होगा। तो dx को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसका बोथ साइड डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही मान लो। तो क्या होगा, 2 का होगा 0 और 3x का होगा 3, और राइट में क्या होगा dt बाई dx। अभी इस dx को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो तो 3dx इक्वल टू dt। सो फ्रॉम हेयर dx इक्वल टू dt बाई 3। ये बहुत आसान स्टेप है। तो हम लोग क्या करेंगे, dx को रिप्लेस करेंगे इधर, तो dt बाई 3, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 6 dt। तो आंसर क्या आएगा 1/3 इंटू, देखो मैंने इतना कुछ क्यों किया, इसके यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम लोग को समझने के लिए। क्या है, इसी पर्टिकुलर फर्स्ट लाइन में मेरा कोई भी फॉर्मूला इसके साथ डायरेक्टली नहीं जा रहा था, कोई भी लॉजिक यूज ना करके, जैसे मैंने डिवाइड कर दिया डेरिवेटिव निकाल के, उसको अभी भूल जाओ, तो कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं मैच हो रहा था। बट अभी जब मैं इस स्टेप में आ गया ना, तो एक्स टू दी पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया। मेरा इंटीग्रेशन का हर एक क्वेश्चन का एक ही पर्पस है कि उसको किसी तरीके से रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फार्मूला में ले आना है, जो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी फीड है, मतलब जो फार्मूलाज, तो उसको उसके बाद अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा, टी टू दी पावर 7/7 प्लस सी। इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। बट प्रॉब्लम है, इसके बाद अगर तुम इस लाइन में, इस स्टेप्स में अगर तुम आंसर को छोड़ के आओगे तो तुम्हारा मार्क्स जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, जाएगा ही। क्योंकि तुमने तो टी लिया, किसी और एक स्टूडेंट में वाई ले सकता है, जेड ले सकता है, तो उसमें तो तुम आंसर नहीं छोड़ सकते हैं ना, तुमको फिर से इसको रिप्लेस करना होगा। तो रिप्लेस कैसे करोगे, देखो टी क्या है इधर 2 + 3x, तो उसको बैठा दो ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/21 2 + 3x होल टू दी पावर 7 प्लस सी। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। देखो मेरा इस क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, तुम लोगों को इसका आंसर सॉल्यूशन, तुम लोगों के पास बुक्स भी है और अदर्स रिसोर्सेज भी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट मेरा जो मेन पर्पस है कि तुम लोगों को दिमाग में इस कंसेप्ट को डालना कि मैं जो स्टेप्स कर रहा हूँ इसके पीछे रीज़न क्या है। ये जो नया जो चैप्टर इंटीग्रेशन में इंट्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट चैप्टर के बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसका ज़रूरत क्यों है, काम तो अच्छा ही चल रहा था ना बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूलाज, तो अभी इसका क्या ज़रूरत आ गया। इसी चीज़ को मैं क्वेश्चंस के हिसाब से तुम लोग को समझाऊंगा। डायरेक्टली मैं अगर कंसेप्ट में चला जाऊंगा तो तुम लोग बोर हो जाओगे, उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे मैं इंक्रीज करता जाऊंगा और मैं दिखाते जाऊंगा कि देखो ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं आएगा अगर तुम डायरेक्टली स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ कर देगा। तो इसको क्या करना होगा, हम लोग को कुछ रिड्यूस करने के लिए कुछ अरेंजमेंट करना होगा, और वही मेरा इंटीग्रेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। और धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, बट पेशेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इंटीग्रेशन में। तो इसीलिए हम लोग आते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन √ax + b dx। तो इसको क्या करना है, देखो सिमिलर है, तुम इसको फर्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हो कि इसका ax + b होल टू दी पावर ½ dx। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। बट इसके बाद इसको देखने के बाद तुमको तो एक ही आइडिया आता है कि इसका कौन सा फॉर्मूला के साथ ये नियरेस्ट है। तो तुमको लगेगा कि चलो x टू दी पावर n के साथ ये नियरेस्ट है, बट x के जगह में कौन बैठा है, ax + b। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, इसको पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ax + b होल टू दी पावर ½ + 1 बाई ½ + 1, इसके साथ ax + b का डेरिवेटिव क्या है, a होगा, उसको डिवाइड करना है, तो वो होगा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर देखो, इसको करोगे तो 2/3 ax + b टू दी पावर 3/2 प्लस c, ये होगा इसका आंसर।
देखो ये बहुत सारे स्टूडेंट को अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हम लोग धीरे धीरे इस जो मैंने अभी किया डायरेक्टली, ये धीरे धीरे हम लोग को समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और उसके बाद ये वाला कंसेप्ट को भी उसके साथ मैच करा दूंगा, ठीक है। तो देखो, तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले पुटिंग और सब्सटीट्यूटिंग एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी। अगर मैं इसको ले लिया तो देखो, मुझे तो इसके जगह में मैं टी टू दी पावर हाफ मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे dx को भी चेंज करना है ना। तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो a प्लस 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, कोई तकलीफ नहीं है। तो इधर से यहाँ से dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई ए। मैंने जस्ट साइड चेंज किया और कुछ नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, dx की जगह में बैठ जाएगा डी टी बाई ए। तो मेरा 1 बाई ए बाहर आ गया और अंदर में हो जाएगा टी टू दी पावर हाफ डी टी। अभी देखो ये स्टैंडर्ड फार्मूला में आ गया, एक्स टू दी पावर एन वाला फार्मूला में, वो डायरेक्टली है। तो इसको हम लोग कंपेयर करके लिख सकते हैं 1 बाई ए टी टू दी पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो इसको अगर तुम लोग थोड़ा सा इसको, आई थिंक मैंने इधर, यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद हम लोग इसको अगर मतलब इसका नीचे वाला जो पोर्शन है उसको ऐड करने के बाद अगर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो फाइनली आंसर यही आ जाएगा 2/3a टी टू दी पावर 3/2। मैं इतना तो आशा कर सकता हूँ कि तुम लोगों को एलसीएम वगैरह ये सब आता है, तो इसीलिए मैं उसी स्टेप्स में ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ। तो 2/3a इंटू टी टू दी पावर 3/2, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/3a, टी मतलब क्या है, ax प्लस बी टू दी पावर 3/2 प्लस सी। देखो अभी तुम लोग आंसर को मैच कराओ, ए वाला आंसर और ए वाला आंसर क्या दोनों सेम नहीं है, सभी को दिखेगा दोनों सेम है। तो बेसिकली क्या है, कुछ टाइम के बाद हम लोग ए वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे, बट अभी के लिए जो सेकंड प्रोसेस मैंने अभी किया ये अच्छा होगा तुम लोगों के लिए। तो अभी के लिए इसको ही फॉलो करना, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, एक दूसरा टाइप है। मतलब अभी तक मैं जो क्वेश्चन डील कर रहा था उसमें मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था स्टैंडर्ड फॉर्म को मैच करवाना, बट इसमें क्या है ना, इस टाइप का क्वेश्चन में तुम्हें हमेशा दो चीज़ दिखेगा। क्वेश्चन के अंदर में ही फंक्शन और उसका डेरिवेटिव छुपा हुआ रहेगा। तुम लोगों को खाली एक चीज़ पहले करना होगा कि कौन फंक्शन है और कौन उसका डेरिवेटिव है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन जिसको अच्छे से डेरिवेटिव नहीं आता है उसको आइडेंटिफिकेशन तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। तो इसीलिए अगर किसी को डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं है तो आइदर उस घर में अच्छे से करो, उसके बाद क्लास देखो, तभी तुमको समझ में आएगा। और नहीं तो मेरा जो वीडियो सीरीज़ है डिफरेंशिएशन का, टाइम करके उसको देखो, उसमें समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो जो मैंने क्वेश्चन में दिया है e टू दी पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें पहले तुम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा कि फंक्शन कौन है और डेरिवेटिव कौन है। अगर किसी ने अच्छे से देखा तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्वेश्चन को अगर ऐसे लिखूँ तो इसमें कोई गलती नहीं होगा कि e टू दी पावर tan इनवर्स x इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं दोनों को अलग अलग करके लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम में, बट अभी तुम लोगों को समझाने के लिए मैं अभी स्टेप वाइज इसको ब्रेक डाउन करके लिख रहा हूँ, ठीक है, कि तुम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आए। तो अभी क्या करना है, मुझे tan इनवर्स x को t लेना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि tan इनवर्स इसका डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट है क्वेश्चन के अंदर में, और मुझे हमेशा फंक्शन को ही रिप्लेस करना है। डेरिवेटिव को रिप्लेस कर देगा तो क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो पुटिंग tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो इसको डेरिवेटिव करो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो dx को मैंने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी। देखो मुझे ए वाला पार्ट एग्जैक्टली आ गया, देखो ए वाला पार्ट मुझे एग्जैक्टली आ गया। तो मैं नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकता हूँ, ई टू दी पावर टी इंटू डी टी। तो इसका आंसर क्या होगा, ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू दी पावर टी प्लस सी।
तो इस लास्ट लाइन में मुझे टी को क्या करना है, रिप्लेस करना है, कहाँ से, यहाँ से जहाँ से तुमने इसको सब्स्टिट्यूट किए थे। तो क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इतना ही सिंपल है, लेकिन जो मेन पार्ट है अभी से तुम लोग को उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन, क्वेश्चन के अंदर में फंक्शन और डेरिवेटिव घुसा हुआ रहेगा, छुपा हुआ रहेगा, उसको तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद फंक्शन को टी से रिप्लेस करना है। बस इतना ही तुम लोगों का काम है अभी के लिए, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का कंसेप्ट, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज़ किया था। अच्छा, मैं इसको और एक तरीके से दिखाना चाहता हूँ। अगर कुछ लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल का डेरिवेटिव समझ में आता है तो उन लोग के लिए ये वाला स्टेप बहुत हेल्प करेगा कि तुम चाहो तो इसको डायरेक्टली पुटिंग ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, पहले तो ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स ही होगा ना, और उसके बाद बाय द हेल्प ऑफ चेन रूल यू कैन राइट इट एज tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू dt/dx। तो जो पूरा सम है ना, अच्छे से देखो, ये पूरा जो सम है इसको हम लोग रिप्लेस करके लिख सकते हैं dt। तो मेरा काम और भी आसान हो गया और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस सी, और t क्या है, ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तुम लोग देखो एक बार अच्छे से, क्या सेम आंसर नहीं आया? एग्जैक्टली सेम आंसर आया, देखो। बट जिसको इन डेरिवेटिव डायरेक्टली इसको आता है तो उसको तो समझ में आ जाएगा, और जिसको थोड़ा सा डेरिवेटिव वीक है उसको पहले वाला प्रोसेस ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। बट चॉइस तुम लोगों का है, मैंने दो ही दिखा दिया, मुझे जितना आता था। तो अभी तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुम लोगों को कौन सा प्रोसेस में करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। क्या है, साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। मैक्सिमम लोगों को इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं होने का जो मेन रीज़न है, उसको डेरिवेटिव उतना अच्छे से नहीं आता है। डेरिवेटिव अच्छे से आने का मतलब है तुमको थोड़ा बहुत डेरिवेटिव विदाउट पेन एंड पेपर आना चाहिए, मतलब दिमाग से कैलकुलेशन करके आना चाहिए। अगर इतना तुम उस दिमाग को ऐसे ट्रेन कर लिया कि तुमको डी एक्स मतलब डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इसका आंसर विदाउट पेन एंड पेपर कर पाते हो, तो तुम्हारे लिए इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। क्योंकि तुमको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे ना कि कौन फंक्शन है, कौन डेरिवेटिव है। और जो लोगों के पास फॉर्मूला याद नहीं है वो क्या उसको रिलेट करेगा कि किसका डेरिवेटिव कौन है, वो तो उसमें घूमता ही रहेगा। तो इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डेरिवेटिव का फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से आना चाहिए और थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन भी विदाउट पेन एंड पेपर थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसको रट लो, बट उसका जो थोड़ा सा बेसिक्स कैलकुलेशन वो आना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो, ए रूट एक्स एक बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है कि अगर तुम लोग रूट एक्स का डेरिवेटिव करने जाओगे तो हमेशा देखोगे कि इसका डेरिवेटिव में ना रूट एक्स फिर वापस आता है। मतलब कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि हाफ सामने आ जाएगा तो एक्स टू दी पावर हाफ माइनस 1, मतलब हाफ इंटू एक्स टू दी पावर माइनस हाफ। तो इसको हम लोग नीचे जब लिखेंगे ना तो 1/2 रूट एक्स। मतलब इंटीग्रेशन के लिए इसको तुम एक मान सकते हो ब्लेसिंग जैसा, कि तुम एक फंक्शन को डेरिवेटिव कर रहे हो और सेम फंक्शन रेसिप्रोकल होके वापस आ रहा है। ये इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा ये तुम लोग को आगे आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो मैंने इसका डेरिवेटिव समझ में आ गया। तो इसके लिए मतलब इस चीज़ अगर जिसके दिमाग में रहेगा कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है तो उसको बहुत ही आसानी से दिख जाएगा कि जो रूट एक्स है उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/रूट एक्स। बट अभी कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि 1/2 तो नहीं है ना, जो कांस्टेंट नंबर है ना उसके लिए तुम टेंशन मत लो, क्योंकि वो तुम एडजस्ट कर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट है जो वेरिएबल वाला पार्ट है। अगर उसको तुम एडजस्ट कर लिया, उसको अगर क्वेश्चन में उसका एग्जिस्टेंस है, तो जो कांस्टेंट नंबर है उसके बारे में सोचने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए कोई टेंशन करने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। कैसे होगा मैं अभी वही दिखाऊंगा। तो एक चीज़ मैंने क्लियर कर दिया कि इस क्वेश्चन के अंदर में फंक्शन है रूट एक्स और डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स, मतलब 1/रूट एक्स उसके अंदर में है। बस तुम लोग को इतना ही दिखना चाहिए एग्जाम में। तो मैं क्या करूँगा अभी, पुटिंग
रूट एक्स इक्वल टू टी ए लिखूँगा। अगर मैंने लिख लिया तो अभी मुझे पता है कि इसका डेरिवेटिव आया था 1/2 रूट एक्स। जिसको नहीं आ रहा है वो धीरे धीरे करना, जैसे डेरिवेटिव का रूल लगा के, और जिसको आ रहा है तो अच्छा है। तो dt/dx, तो मैंने क्या करूँगा, dx को उधर ले जाऊँगा और जो नीचे वाला जो 2 है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 dt बन गया। तो देखो ना, 2 के लिए जो टेंशन ले रहे थे उसका कोई टेंशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सम साइन t और dx/रूट एक्स क्या हो जाएगा, 2 dt। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखो 2 बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन साइन t dt, जो मेरा एक बहुत ही नोन फॉर्मेट में आ गया, क्योंकि मुझे पता है ना साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो मैंने तो स्टैंडर्ड फार्मूला में ला दिया ना उसको, कुछ जुगाड़ लगा के। तो यही तो काम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। इसीलिए तो इसको हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना पड़ रहा है कुछ अलग प्रोसेस के हेल्प से, और वही प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 cos t प्लस सी। अभी इसको हम लोग को रिप्लेस भी करना होगा, तो cos t को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 cos रूट एक्स प्लस सी। ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो होपफुली तुम लोगों को समझ में आ गया। तो चलो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो इसमें क्या है, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 2 प्लस 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। मेनली तुम्हें इस क्वेश्चन में मैंने इसका कंसेप्ट तो ऑलरेडी बता दिया, ये तुम लोग को तो मतलब अभी वीडियो को पॉज करके अपने आप से ट्राई करना चाहिए, और होपफुली मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। जिसको नहीं आ रहा है मैं उसको लिए बता रहा हूँ किसको कैसे करना है। देखो अगर तुम अच्छे से देखोगे, इसमें फंक्शन और डेरिवेटिव को एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे, जो फंक्शन है वो है तुम्हारा cos x और जो डेरिवेटिव है वो है sin x। अभी बहुत सारे बोलेगा कि sin x का डेरिवेटिव भी तो cos x है, वो भी तो प्रेजेंट है ना, बट वो नीचे है और ब्रैकेट के अंदर में है, उसको लेकर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना, कुछ फ़ायदा के लिए तो कर रहा हूँ ना। ऐसे तो हम स्टेप्स को नहीं लिख रहा हूँ कि कोई मुझे पता नहीं है कि मुझे आगे क्या होगा, मैं जस्ट लिखते जा रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं है, कुछ सोच के तो हम लोग स्टेप्स को लिखते हैं ना, और जब गलत होता है तो उसको काट के फिर लिखते हैं। बट हम लोग कुछ दिमाग में उसको कुछ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, तो अभी देखो जो 2 प्लस 3 cos x है, मैं इस पूरा को अगर t ले लूँगा ना तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा। कैसे होगा मैं वही दिखाता हूँ। पुटिंग 2 प्लस 3 cos x इक्वल्स टू t, तो इधर से क्या आएगा, देखो 2 का डेरिवेटिव क्या है 0, और 3 cos x का क्या है -3 sin x, और dt का t का क्या होगा dt/dx। तो -3 sin x dx इक्वल टू dt। तो sin x dx क्या आ जाएगा -dt/3। तो अभी तो मेरा काम है इसको रिप्लेस करना। देखो sin x dx जो ऊपर में बैठा है, देखो इसको अच्छे से, इसको, तो इसके जगह में मैं क्या लिखूंगा -dt/3, और नीचे कौन बैठा है 2 प्लस 3 cos x, इसके जगह में क्या लिखूंगा मैं t, तो t स्क्वायर। -1/3 बाहर आ गया, और अंदर में जो है उसको मैं लिख सकता हूँ dt/t स्क्वायर। और ये dt/t स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करो, उसको ऊपर में ले जाओ तो t⁻² dt। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ t⁻⁻1 प्लस c। तो इसका मतलब हो गया, देखो माइनस साइन, ये जो माइनस है और ये वाला जो माइनस है दोनों कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/3, और t⁻1 को अगर मैं नीचे करूँगा तो 3t प्लस c। नेक्स्ट लाइन में जो t है उसको बैठा दो, तो 2 प्लस 3 cos x, 2 प्लस 3 cos x प्लस c। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। मैं इतना सारा आसान क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि तुम लोगों को सेंस डेवलप हो कि हम लोग को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इनिशियल हम लोग को एजम्पशन क्या लगाना होगा, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन बाद में करोगे तो किसी भी जगह में लिखा नहीं रहेगा कि ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है,
या बाई पार्ट्स का है या किसी और तरीके का है, तो तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा ना। तो आइडेंटिफाई करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, उसका इंस्पेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। और उसी चीज़ हम लोग अभी क्वेश्चन के थ्रू में सीख रहे हैं धीरे धीरे। वही चीज़ को मैं डेवलप करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों के अंदर में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 6। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन x टू द पावर 8 बाई 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 dx। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख के तो किसी भी मैक्सिमम स्टूडेंट जो अभी तक कुछ नहीं किए हो, उसका दिमाग में तो कुछ आइडिया ही नहीं आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करूँ। जिसके दिमाग में आइडिया आ रहा है उसको वो क्वेश्चन को पॉज करो और पहले 2 मिनट देखो, मतलब पहले अपने आप से ट्राई करो। अगर नहीं होता है तब मेरा सॉल्यूशन दिखना, यही सबसे अच्छा प्रोसेस है किसी भी चीज़ सीखने का, ठीक है। तो देखो जो x टू दी पावर 8 बाई 1 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3 है ना, तो नीचे में जो अंदर में 1 माइनस एक्स क्यूब है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव है 3x², सॉरी 1 माइनस नहीं, ओनली -3x²। तो मैंने बार बार बताया था कि इस साइन और कांस्टेंट नंबर के बारे में सोचना बंद कर दो, खाली उसके बारे में सोचो जो तुम्हारा वेरिएबल है, मतलब x², ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव को एडजस्ट करने के लिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x टू दी पावर 6 और इंटू x² dx बाई 1 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3, ठीक है। तो इसमें तुम लोगों को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अभी नेक्स्ट देखो मैं क्या करूँगा, पुटिंग 1 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू, मुझे t लेना चाहिए था, बट इसमें फ्रैक्शनल पावर है तो उसको मैं एलिमिनेट करने के लिए t³ ले रहा हूँ। अगर तुम t टू दी पावर ओनली t लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट तुमको एक डिफ़िकल्ट पावर को डील करना होगा, मतलब वो फ्रैक्शनल पावर को। और हम लोग नॉर्मली नहीं चाहते हैं कि फ्रैक्शनल पावर को हैंडल करना, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ होल नंबर आए जो हम लोग को कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना दे, इसीलिए हम लोग t³ लेते हैं, ठीक है। इसके पीछे रीज़न नहीं है, नहीं तो तुम t लेके भी खुद से घर में ट्राई करके देख सकते हो। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -3x², और राइट में क्या होगा 3t² dt बाई dx। तो मैं dx को इधर ले जा रहा हूँ और 3 तो कट रहा है, तो x² dx आ जाएगा, अच्छे से देखो, -t² dt। तो मैं अभी इसको पुट करूँगा। अच्छा, और एक चीज़, यहाँ से हम लोगों को x³ को निकालना होगा, और एक क्या है 1 माइनस t³। क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे x टू दी पावर 6 को भी रिप्लेस करना है ना। x टू दी पावर 6 मतलब क्या है, x³ का होल स्क्वायर, और x² dx का मतलब क्या है -t² dt, और नीचे जो बैठा है इसका मतलब क्या है t³ टू दी पावर 1/3। होपफुली तुम लोगों को समझ में आ गया। और x³ क्या है 1 माइनस t³ होल स्क्वायर, माइनस को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो t² dt बाई, इस पावर में तो कट हो जाएगा ना 3 और 3, तो t बचेगा, तो a आ जाएगा मेरा फाइनल स्टेप्स, ठीक है। तो अभी देखो इसको मैं फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ, तो एक t कट जाएगा, और जो 1 माइनस t³ का होल स्क्वायर है मैं उसको ब्रेक करना होगा, तो ब्रेक करके वो क्या आएगा 1 माइनस 2t³ प्लस t टू दी पावर 6 इंटू t dt। आई गेस तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मैं इसको खोल देता हूँ मल्टीप्लाई करके, तो t माइनस 2t टू दी पावर 4 प्लस t टू दी पावर 7 इंटू dt, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ अलग अलग करके, तो इंटीग्रेशन t dt एक हो गया, माइनस को भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ, तो 2t टू दी पावर 4 dt और माइनस t टू दी पावर 7 dt, ठीक है। तो अभी देखो माइनस t dt का आंसर क्या आएगा -t²/2। इसका आंसर क्या आएगा 2 इंटू टी टू दी पावर 5/5, इसका t टू दी पावर 8/8 प्लस c,
तो फाइनली मैंने t को क्या लिया था, मैंने लिया था 1 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू टी क्यूब। एक बार देख लो, मैंने यही लिया था 1 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू टी क्यूब। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि t इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3। तो टी स्क्वायर क्या होगा, इसका पावर में 2/3 कर दो तो 1 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 2/3/2 प्लस 2/5 1 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 5/3, क्योंकि पावर में मल्टीप्लिकेशन होता है इसलिए पावर में वो जा रहा है, और 1/8 1 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 8/3 प्लस सी। देखो इस क्वेश्चन में लास्ट कुछ लाइन थोड़ा सा लेंदी है, बट उतना भी लेंदी नहीं है, बहुत इजी है। बट पहले 2 लाइन बहुत क्रूशियल था इस क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों लाइन, मतलब फर्स्ट लाइन जब मैंने इसको ब्रेक किया x टू दी पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3 में। देखो इसके पीछे मेरा 2 ऑब्जर्वेशन था जिसके कारण मैंने ऐसे इसको ब्रेक किया, क्योंकि मुझे पता था कि जो अंदर में बैठा है इसका डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, तो मुझे एक्स स्क्वायर का अलग चाहिए, तो मैंने एक्स स्क्वायर का अलग कर दिया। जब भी मैंने अलग किया ना, तो एग्जामिनर क्वेश्चन को ऐसे ही सेट करके रखा है कि x टू दी पावर 6 ऑटोमेटिक आ रहा है, और जो एक्स क्यूब का भी स्क्वायर है, तो जहाँ से मुझे x टू दी पावर 6 को भी रिप्लेस करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर नहीं होता तो क्वेश्चन भी हम नहीं बना पाते, और क्वेश्चन भी ऐसे सेट नहीं होता, ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता। तो क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छुपा हुआ रहता है, जस्ट हम लोग को उसको देखना है और उसको उसी तरीके से सोच के एडजस्ट करना है, बस इतना ही काम है। चलो आते हैं नेक्स्ट में। देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें भी मैं यही बोलूँगा कि पॉज करके ट्राई करो, पहले नहीं होता है तो देखो, और हो जाने के बाद भी देखना, क्योंकि हो सकता है शायद तुम्हारा जो प्रोसेस है वो मेरे से अच्छा भी हो सकता है और लेंदी भी हो सकता है, तो इसीलिए तुमको एक बार चेक करना चाहिए, ठीक है, मेरा वाला प्रोसेस भी। तो देखो इंटीग्रेशन dx बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स टू दी पावर 6 माइनस 1। तो मुझे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो मेरे दिमाग में तो एक ही ख्याल आता है कि इसका डेरिवेटिव को एडजस्ट करने के लिए देखो, तो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है। अब अभी तक हम लोग जितना भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज पढ़े उसके अंदर में कोई भी फार्मूला इसको डायरेक्ट आंसर नहीं देगा। ये किसी भी इंसान को, मतलब स्टूडेंट को पता चल जाएगा कुछ क्वेश्चंस करने के बाद ही, ठीक है। तो अभी मैं क्या देखता हूँ कि इसका जो x टू दी पावर 6 माइनस 1 जो है, इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव है x टू दी पावर 5। क्या मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा काम बहुत आसान बन जाएगा, क्योंकि देखो x इंटू एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा और अंदर में है x टू दी पावर 6 माइनस 1 dx। जब भी मैंने इस स्टेप को किया ना, तभी मेरा आधा काम तो बन गया। कैसे? देखो मेरा प्रोसेस के हिसाब से मैं क्या करूँगा, पुटिंग x टू दी पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू, मैं ले सकता था t, बट कैलकुलेशन इजी होगा क्योंकि रूट में है, तो इसलिए मैं लूँगा t स्क्वायर। बस इतना ही रीज़न है और कोई नहीं। नेक्स्ट देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x टू दी पावर 5 इक्वल्स टू 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो इसको इधर ले जाओ तो 5x टू दी पावर 5 dx इक्वल्स टू 2t dt। सो फ्रॉम हेयर x टू दी पावर 5 dx इक्वल टू 2/5 t dt। इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो अभी देखो इसको बैठाऊंगा मैं, तो x टू दी पावर 5 dx क्या हो जाएगा, जो ऊपर में बैठा है a वाला पार्ट, ये सीधा बन जाएगा 2/5 t dt। ओके, और नीचे में क्या है, ए है x टू दी पावर 6, और x टू दी पावर 6 इधर से निकाल लो, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, और रूट ओवर x टू दी पावर 6 माइनस 1 क्या होता है, अगर x टू दी पावर 6 माइनस 1 अगर टी स्क्वायर है तो ये हम a बन जाएगा t। तो ये दोनों t को अभी कैंसिल कर दो तो काम खत्म। तो क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा बाहर,
और इंटीग्रेशन का अंदर में आ जाएगा dt/1 + t²। और जो 2/5 इंटीग्रेशन dt/1 + t² है, इसको तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन dx/1 + x²। इसका आंसर क्या आता है? tan इनवर्स x + c। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? 2/5 tan इनवर्स t + c। अभी t क्या है? ढूंढो t क्या है? t क्या है? √x⁻⁶ - 1 + c। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर, क्योंकि t का आंसर हम लोगों को ऐसे मिला। अगर यहाँ से t क्या होगा? √x⁻⁶ - 1। बस मैंने आज का क्लास में 7 क्वेश्चन सॉल्व किया, और जो 7 क्वेश्चन में बहुत ही, मैं इसको तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा, बट मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट इसलिए किया कि जिन लोगों का बेसिक्स उतना अच्छे से नहीं आता है, इंटीग्रेशन का समझ नहीं है, वो लोग का धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, और जिसको आता है उसको भी थोड़ा सा इसके बारे में और नॉलेज ज़्यादा गेन हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा पर्पस था। अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया, इस पर्टिकुलर रीज़न के लिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे ही सिलेक्ट किया। ठीक है, अभी देखो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन dx/x + √x। इसको अगर मैंने अभी एक स्टेप लिख दिया ना, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट वही एक स्टेप ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको इसका नेक्स्ट स्टेप नहीं आएगा उसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, जिसका आएगा उसका 1 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। और वो स्टेप क्या है? बहुत ही एक आसान स्टेप है। इधर से √x को कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा अंदर में? √x + 1। और इसके बाद जो इसका आंसर है ना, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया sin √x/√x वाला कंसेप्ट में। मैंने बता दिया था तभी कि जो √x एक ऐसा चीज़ है ना, जिसको डेरिवेटिव करोगे तो वापस आता है। मतलब पुटिंग √x + 1 = t। तुम √x को भी t ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट √x + 1 का भी डेरिवेटिव चेंज नहीं होता है, 1 का तो 0 होता है, इसलिए मैंने उसको पूरा t ले लिया। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल होगा। तो √x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 √x, मैंने बहुत बार बताया। और ये क्या आएगा? dt/dx। तो यहाँ से dx/√x क्या होगा? 2 dt। बहुत अच्छा एक आंसर आया। तो 2 dt बाई, देखो मतलब मैंने इसको रिप्लेस किया 2 dt से, बाकी जो है वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा t। अभी 2 बाहर आ गया तो dt/t। और इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है log mod t + c। और t क्या है? t बोले तो √x + 1 + c। बस इतना ही था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तुम लोग अगर ट्राई करोगे तो इसको बहुत ही आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो यही था इसका आंसर। चलो आते हैं नेक्स्ट पर। देखो आज का क्लास में मेरा जो लास्ट टॉपिक है डिस्कस करने का, वो तुम्हारा एक क्वेश्चन नंबर 9 तो नहीं है, मतलब इसको फॉर्मूला तुम बोल सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन का मुझे फॉर्मूला मिला था इंटीग्रेशन, कॉस का मिला था, सेक एक्स टैन एक्स का मिला था, ये तो डेरिवेटिव में था इसलिए मिला था, कोसेक एक्स कॉट एक्स का मिला था, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मिला था, और कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मिला था। तब किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आया था कि जो टैन कॉट सेक कोसेक हो कहाँ गया, उसका कोई आंसर क्यों नहीं आया, उसका कोई फॉर्मूला क्यों नहीं है, क्योंकि किसी का डेरिवेटिव का आंसर टैन कॉट सेक कोसेक नहीं आया था। यही उसका गलती था। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव का आंसर, जब हम लोग जो स्टैंडर्ड फार्मूला डेरिवेटिव में पढ़े थे, उसमें किसी का भी डेरिवेटिव का आंसर टैन सेक कोसेक कॉट में नहीं आया था, इसीलिए वो नहीं आ पाया। अभी हम लोगों को आगे आगे में प्रॉब्लम होगा, ये चारों नहीं है ना इसका फार्मूला, इसलिए हम लोग को थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी इस चारों का फार्मूला का यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले उस फार्मूला तो बनाना पड़ेगा ना, तो अभी हम लोग उस फार्मूला को बनाएंगे। चलो देखते हैं कैसे। ठीक है, देखो एक तो बात बहुत ऑब्वियस है कि मैंने इसको इस टॉपिक के अंडर में डाला
तो इसका मतलब इसका तो कंसेप्ट तो इसके अंदर में ही छुपा हुआ है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के अंदर में। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। इंटीग्रेशन tan x dx, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ sin x बाई cos x dx। अभी देखो cos x का डेरिवेटिव आ गया, मैंने जो लॉजिक बताया था फंक्शनल डेरिवेटिव को एग्जिस्ट करेगा एक साथ में, तो मैं क्या करूंगा, पुटिंग cos x इक्वल टू t, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो अभी मैं एक चीज़ डायरेक्टली करूँगा कि डी एक्स को मैंने डायरेक्टली लिखा, क्योंकि मुझे बार बार ना डी टी बाई डी एक्स लिखने का मन नहीं है, बट मैं इसलिए लिख रहा था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा अगर मैं डायरेक्टली डी एक्स लिख दिया। बट मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूँ डायरेक्टली, रीज़न इसके पीछे रीज़न क्या है। देखो डिफरेंशिएशन दो टाइप का होता है, एक होता है किसी के रेस्पेक्ट में और एक होता है किसी का रेस्पेक्ट में नहीं, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, जस्ट डिफरेंशिएटिंग बोथ है। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसमें मेरा कोई उसमें मतलब कंसर्न नहीं है, क्योंकि तुम जिसके रेस्पेक्ट में ही करो ना वो कोई मतलब इफेक्ट ही नहीं डालेगा इक्वेशन में। जैसे मान लो इसमें लिखा है cos x इक्वल टू टी, मैं इसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ, देखो क्या होता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। DWRTY, तो क्या हो जाएगा, cos x का होगा पहले sin x और चेन रूल के हिसाब से होगा dx बाई dy, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, और राइट में क्या होगा dt बाई dy। और अभी देखो दोनों साइड में ही तो dy है ना, तो इसको काट दो, तो ये रहे या ना रहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा इसके इधर से, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। बट मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे y के रिस्पेक्ट में और किसी और दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं लिखूंगा, मैं अभी से डायरेक्टली लिखूंगा जब भी मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा कि अगर cos x t है तो उसका पहले डेरिवेटिव लिखो, क्या होता है माइनस साइन एक्स, और उसके बाद ये वेरिएबल कौन है x, तो इसीलिए क्या लिखूंगा dx। t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और उसके बाद वेरिएबल कौन है t, तो मतलब dt। तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन एक्स dx हो जाएगा माइनस dt, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस dt बाई टी। तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी। बट देखो ये जो माइनस साइन है ना, इसको मैं याद नहीं रखना चाहता, तो क्या करना चाहिए मुझे, तो इसी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस माइनस को मैं लॉग के सर पे उठा देता हूँ। तो देखो क्या होता है, टी टू दी पावर माइनस 1, तो मतलब हो जाएगा लॉग 1 बाई टी टू दी पावर माइनस 1 का मतलब होता है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, लॉग मॉड 1 बाई कॉस एक्स का मतलब क्या है सेक एक्स प्लस सी। हम लोग इसको याद रखते हैं, हम लोग इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला को याद रखते हैं, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो एक फार्मूला मेरा आ गया इंटीग्रेशन tan x का। मैं अभी इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे cot x भी करना है उधर, इसीलिए जिसको समझ में आ गया वो तो इसको फिर से कर भी सकते हो, और नहीं तो तुम लोग इसको स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो तुम लोगों के लिए तो बहुत सारा ऑप्शन है, तो मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर क्या आ गया, मैं जस्ट इसको लिख रहा हूँ कि लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। अभी देखो नेक्स्ट इंटीग्रेशन cot x, इसको भी सेम तरीके से करूँगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos x बाई साइन एक्स डी एक्स, और नेक्स्ट क्या लिखूँगा, पुटिंग साइन एक्स इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा cos x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आंसर क्या आएगा, डी टी बाई टी, मतलब लॉग मॉड टी प्लस सी, और टी बोलो तो साइन एक्स, तो लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर क्या आ गया, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। दोनों फॉर्मूला का आंसर हम लोगों को अभी आ गया। ठीक है, चलो आते हैं अभी सेक एक्स और कोसेक एक्स में। देखो ये दोनों बहुत तंग करेगा, क्योंकि इसको कोई ऐसा नहीं लिख सकता ना कि 1 बाई कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1, कोई फ़ायदा नहीं है लिख के। अगर मैं इसको ऐसे लिख दिया ना 1 बाई कॉस एक्स डी एक्स, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए, और अरेंजमेंट क्या है, मतलब
ये तो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है कि अगर हम लोग सेक एक्स को ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर देता है तो एक बहुत अच्छा चीज़ आ जाता है। और वो क्या है? ऊपर में आ जाता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, जो नीचे में जो बैठा है उसका डेरिवेटिव है। तो एक बहुत अच्छा बात हो गया ना, ठीक है। और बात क्या है कि पुटिंग जो नीचे में है वो है फंक्शन और जो ऊपर में है वो है डेरिवेटिव। तो इसको टी ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो मेरा क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन डी टी बाई टी। तो मतलब क्या आ जाएगा? लॉग मॉड टी प्लस सी। अभी टी बोले तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, बस इतना ही था। अभी जो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स है ना, इसको मैं फिर से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। देखो कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक एक्स को 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, राइट, प्लस सी। फिर से इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस सी। और जो 1 प्लस साइन एक्स होता है ना, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ तो देखो इसमें क्या होगा? इक्वल्स टू लॉग मॉड जो ऊपर में बैठा है ना वो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, और नीचे में जो बैठा है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 है। तो इसमें से एक कट जाएगा, सॉरी मैं एक लिखना भूल गया, इसके साथ और एक भी होगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। अभी अगर इसको एक को काट दिया तो क्या बचेगा? इक्वल्स टू, इधर तो थोड़ा जगह नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, इक्वल टू मैं लिख देता हूँ लॉग, देखो जो बचेगा ना उसको मैं फिर से कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 बाई 1 माइनस टेन एक्स बाई 2। और इसको मैंने बहुत बार किया कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि उस 1 के जगह में टेन पाई बाई 4 दे दिया, और इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके जगह में भी टेन पाई बाई 4 दे दिया, तो हो जाएगा लॉग मॉड टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, सॉरी प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो मतलब टेन ए माइनस टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन बी का फॉर्मूला आ गया। तो ए भी हम लोगों को याद रखना पड़ता है कि बहुत सारा टाइम ए भी काम में आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका 2 फार्मूला है, ए भी याद रखना है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और तुम्हारा लॉग मॉड टेन ऑफ 5 बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। तो अभी हम लोगों के लिए ओनली एक ही फार्मूला बचा हुआ है और वो है कोसेक एक्स डी एक्स। तो मैं फिर से इसको तुम्हारा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि कोसेक एक्स को भी इधर ही सॉल्व करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं कोसेक एक्स को। इसके लिए भी हम लोगों को एक स्पेशल अरेंजमेंट करना होगा लाइक सेक एक्स, और वो अरेंजमेंट क्या है? बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट है, तुम्हारा उसको कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे, अगर मैंने इसको कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स भी लिख दिया, तो ऊपर में क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स बाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अभी देखो जो नीचे में बैठा है ना उसका डेरिवेटिव फिर से आ गया ऊपर में, तो मैं क्या लिखूंगा? पुटिंग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है?
माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का यूनिट होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अल्टीमेटली मेरा जो सम है अभी वो चेंज होके हो जाएगा। देखो इसको अगर हम चेंज करके लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, तो आंसर क्या हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी। अभी टी बोले तो टी क्या है बताओ, टी क्या है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को अभी हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, तो इक्वल टू लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब इसको भी याद करना होगा फॉर्मूला के हिसाब से, और इसके साथ जो कोसेक एक्स है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। कैसे, क्योंकि कोसेक एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स और कॉट एक्स मतलब कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो उसके बाद एलसीएम करके आ जाएगा। फिर इसके फॉर्मूला में डालूंगा तो 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और जो साइन एक्स है उसको लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो एक्स 2 कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा, तो जो बचा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा लॉग मॉड tan x बाई 2 प्लस सी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। तो हम लोग 4 फार्मूला सीख लिए आज का क्लास में, नया 4 फार्मूला ऐड हो गया। क्या क्या, tan x cot x sec x cosec x। sec x का 2 फार्मूला और cosec x का 2 फार्मूला, ठीक है, और tan और cot का एक एक करके। और मैं एक फार्मूला स्पेशली बताना चाहता हूँ कि जो इस चैप्टर में हम लोगों को काम में आएगा और आगे भी आएगा, वो है अगर ऊपर में डेरिवेटिव रहता है और नीचे में अगर फंक्शन रहेगा तो उसका आंसर होता है लॉग मॉड फंक्शन। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है यहाँ से, जो हम लोग को आगे में बहुत ज़्यादा काम में आएगा, तो इसको तुम लोग आसानी से यूज़ कर पाओगे आगे, ठीक है। तो देखो मैंने आज का क्लास में बहुत सारा कंसेप्ट डिस्कस किया और बहुत अच्छे से तुम लोगों को समझाया, तो आई थिंक तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का क्या ज़रूरत है और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके साथ और भी इस पर्टिकुलर चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, और वो क्वेश्चंस का लेवल और भी थोड़ा सा ऊपर रहेगा आज का क्लास से, क्योंकि ये बेसिक था। अगर किसी को बेसिक में प्रॉब्लम नहीं आएगा तो उसका नेक्स्ट क्लास में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास भी मैं अपलोड कर दूंगा मेरा चैनल में, तो तुम लोग मेरा चैनल के साथ जुड़ा हुआ रहोगे तो तुम लोग को बहुत आसानी से सब कुछ वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके शेयर कर देना दोस्तों के साथ। और तुम लोग तो ऐसे वीडियोस में लाइक डालते जाओ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम लोग को कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कमेंट भी करते रहो कि तुम लोगों को कोई डाउट हो रहा है या कोई भी चीज़ तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और आ भी रहा है तो दोनों ही कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो तुम लोग का रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रिस्पॉन्स करोगे तो मुझे अच्छे से समझ में आएगा कि मेरा लेसन्स मतलब किसी को काम में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ये मुझे जान के बहुत अच्छा फील होगा। मैंने इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को उतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो उनको शायद बहुत ही एंजाइटी हो रहा है एग्ज़ाम के बारे में, और इंटीग्रेशन ऐसे एक डिफ़िकल्ट पोर्शन है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले मैं इंटीग्रेशन को पूरा पढ़ा दूँगा, तो तुम लोगों को बहुत हेल्प होगा आई होपफुली। तो देखते हैं, चलो आगे आगे मैं वीडियो डालता रहूँगा और तुम लोग घर में इसके साथ पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।